क्लास आईपी प्रॉब्लम है, इसमें हम ये काउंट करने वाले हैं कि कितने IPv4 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। आईपी क्या होता है, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपकी डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है जो आपकी मशीन का आईपी कहलाता है। ठीक है, दो तरह के एड्रेस होते हैं नेटवर्क के अंदर। अगर आप देखें तो एक होता है मैक एड्रेस जो हर डिवाइस का अपना होता है और जो कि चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा होता है आईपी एड्रेस, जैसे ही आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक आईपी असाइन किया जाता है। और ये आईपी जब आप दोबारा कनेक्ट होंगे तो पिछले जैसा सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, यानी डायनामिक आईपी होता है। ठीक है, हर दफा आपका आईपी जो है वो चेंज होता है। और आईपी आपको हेल्प, आईपी एक्चुअली में हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ से एक्चुअली में रिक्वेस्ट आ रही है और किसको रिस्पॉन्स पहुंचाना है। जैसे आप देख रहे हैं, आप कंटिन्यूसली वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जैसे फेसबुक पे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से डेटा जब आपके पास आ रहा है तो उसके बैकएंड के ऊपर जो लिंकिंग हो रही है वो आपके आईपी और मैक एड्रेस के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं कि हम ये काउंट करने वाले हैं कि कितने IPv4 एग्जिस्ट करते हैं, और साथ में ही ये देखेंगे कि वाई IPv4 जो है वो क्राइसिस की तरफ गया था और क्यों हम IPv6 की तरफ जो है वो मूव किए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दो चीजें मैंने हाईलाइट की है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ ये कहा गया है कि IP4 जो है वो 32 बिट का आपके पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिस्टेड है कि आपके पास 32 बिट का आईपी जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो IPv4 जो है ये 32 बिट का है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है और डी और ई, 5 क्लासेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं आईपी की। क्लास ए के अंदर इस तरह का सिनेरियो है कि आपके पास अगर आप देखें आईपी जो है कुछ इस तरह से सब डिवाइड होता है। अगर आप ये वाले फिगर देखें तो आपके पास ये 5 क्लासेस हैं। क्लास ए के अंदर पहली स्लॉट फिक्स्ड है विद 0, उसके बाद कुछ नेट आईडीज की बिट्स होंगी और फिर होस्ट आईडी की बिट्स होंगी। ठीक है, इसी तरह से क्लास बी के अंदर 2 बिट्स फिक्स्ड हैं, अगली होस्ट नेट आईडी और फिर होस्ट आईडी, यानी हर एक के अंदर 2 चीज एग्जिस्ट कर रही है, नेट आईडी और होस्ट आईडी, और उसकी कुछ बिट उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली फिक्स की हुई है। ठीक है, अब ये सारा क्राइटेरिया जो है, ये सारी स्टोरी यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है जो मैंने आपको हाईलाइट किया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको क्विकली रिस्ट्रिक्शंस बताती जाऊँ और फिर हम उसको मैप करते जाएं तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो मैं एक छोटा सा टेबल बना लेती हूँ जो बाद में मैं स्क्रीन के ऊपर भी राइट कर देती हूँ। तो क्लास ए के तरफ हमें कहा हुआ है कि 7 बिट का आपका नेट आईडी होगा। ठीक है, और 24 बिट का आपका होस्ट आईडी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखती जाऊँ, जो कि मैं बाद में स्क्रीन के ऊपर भी लिख दूंगी ताकि सबको दिख जाए। हमारे पास है नेट आईडी और है हमारे पास होस्ट आईडी। तो क्लास ए में हमारे पास नेट आईडी है 7 बिट का और होस्ट आईडी है 24 बिट का। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने क्लास बी के लिए भी बताया हुआ है। क्लास बी के अंदर वो कह रहे हैं 14 बिट का आपका नेट आईडी है और 16 बिट का होस्ट आईडी है। ठीक है, तो मैं ये सारी डिटेल सिर्फ अपने लिए लिस्ट करती जा रही हूँ ताकि जब मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे आसानी हो। ये 14 है और ये मेरे पास 16 है। चलिए जी क्लास पढ़े और मुझे बताएं क्लास सी का क्या रिस्पॉन्स, क्लास सी का क्या सूत्र आ रहा है जी स्टूडेंट्स। जी यहाँ पर आपके पास 21 बिट है और यहाँ पर 8 बिट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको मजीद स्टडी करेंगे तो यहाँ तक यही सब कुछ बताया गया है कि नेट आईडी और होस्ट आईडी की कितनी कितनी बिट किसके लिए रिजर्व है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लिस्टेड है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं तो जब भी आपको काउंटिंग के लिए दी जाती है प्रॉब्लम तो अलाउड भी बता दिया जाता है और साथ में रिस्ट्रिक्शन भी बता दी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास स्पेशल यूज ये जो है सारे वंस जो है ये अवेलेबल नहीं है आपके पास क्लास ए में। तो जब भी नेट आईडीज सारे के सारे वंस होंगे तो ये अलाउड नहीं है क्लास ए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इस जगह पर रिस्ट्रिक्शन बताई है। वो कह रहे हैं ऑल वंस नॉट अलाउड। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग जो है ये इसमें अलाउड नहीं है। और अगर आप इससे नेक्स्ट पढ़ें तो ये लिखा हुआ है अ नेटवर्क एंड होस्ट आईडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल जीरोस एंड ऑल वंस। अब ये बात कर रहा है होस्ट आईडी आर नॉट अवेलेबल इन यूज इन एनी नेटवर्क। तो कह रहे हैं क्लास ए की देखें, क्लास बी देखें या क्लास सी देखें, जब भी आपके पास ये होस्ट आईडी के अंदर ऑल जीरोस आएंगे या ऑल वंस आएंगे तो वो आपको अलाउड नहीं है, यानी दो इन सब में से रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये सारी उन्होंने हमें डेटा बताया हुआ है। अच्छा, अगर हम ये देखें तो उसके बाद उन्होंने हमें ना क्लास डी और ई के हवाले से भी बताया हुआ है। उन्होंने कहा है क्लास डी और ई जो है वो इंटरनेट की आईपी के लिए इस्तेमाल नहीं होती,
ये स्पेशल पर्पस के लिए उन्होंने रिजर्व की हुई है। तो हम आईपी सिर्फ और सिर्फ इन 3 क्लासेस की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ए, बी और सी की बेसिस पे। और अब हम देखते हैं कितने टोटल आईपी एग्जिस्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे मूव करते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैं ये टेबल इधर बना देती हूँ ताकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी दिख जाए, और फिर हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो मैं क्विकली इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मेरे पास है क्लास ए, बी एंड सी, और यहाँ पर है मेरे पास नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। और अगर मैं हर एक का रेलेवेंट लिखूं तो 7, 24, 14, 16, ये सारा क्राइटेरिया है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ऑल वंस नॉट अलाउड, और इन सब पे रिस्ट्रिक्शन है ऑल जीरोस एंड वंस नॉट अलाउड। अब इस डेटा की बेसिस पर जो है वो हमने आईपी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्लास ए के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या सिनेरियो है। अगर आप सिर्फ क्लास ए के लिए कैलकुलेट करें तो आपने नेट आईडी के अकॉर्डिंगली अलग से कैलकुलेट करना है और होस्ट आईडी के अकॉर्डिंगली अलग से कैलकुलेट करना है। तो अगर आप क्लास ए देखें तो आपको ये बताया गया है कि नेट आईडी की अगर हम बात करें तो नेट आईडी के अंदर आपको कितनी बिट्स अलाउड है, 7 बिट अलाउड है, ठीक है। और जो आपका आईपी होता है वो 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है, बाइनरी के फॉर्मेट में होता है। इसका मतलब है कि जो भी 1 और सिर्फ आपके पास हर स्लॉट के लिए अगर मैं ये देख लूं नेट आईडी मेरे पास 7 है, इसका मतलब है 7 स्लॉट है इस तरह की, और हर स्लॉट के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, यहाँ 0 या 1 की ऑप्शन है, ऐसा ही है। इसका मतलब है अगर मैं इन टोटल एक ही बार निकालूं तो ये मेरे पास बनेंगे 2⁻7 ऑप्शन इन टोटल, ऐसा ही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक ऑल वंस वाली सिनेरियो है ये अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब है 2⁻7 में से इस 1 को भी आपने माइनस करना है, क्योंकि ये वो है जो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसका काउंट होगा वो एक्चुअली में आपको बताएगा कि कितने नेट आईडीज आपको अलाउड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लास ए का जो आईपी बन रहा है वो 2 चीजों से मिलकर बन रहा है। पहली जो चीज है वो है आपके पास नेट आईडी की, और दूसरी जो चीज है वो है आपके पास होस्ट आईडी। तो नेट आईडी हमने कैलकुलेट करनी है, ये है 2⁻7 - 1 की। क्लास बताएं क्या फिगर बनती है हमारे पास। तो क्लास ये आपको बताया गया था कि ये जब ऑल वंस होंगे तो वो आपको अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो ये ऑल वंस वाली जो एक स्ट्रिंग है जो अलाउड नहीं है, मैंने इस वजह से -1 किया है वहां पर, ठीक है। चलिए बताएं क्या फिगर बनती है यहाँ पे क्लास। चलिए क्लास कहीं तो एक्टिव हो। 128 - 1 127, ये तो याद है कि आपके पास 127। तो यहां तक हमने पहली चीज कैलकुलेट कर ली है जो कि यहाँ पर है 127, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करनी है वो है टोटल पॉसिबल होस्ट आईडीज। तो आप बता सकते हैं कितने होस्ट आईडी होंगे क्लास, जरा सोचें, इसके ऊपर आप आसानी से सोच सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 24 बिट्स हैं, हर बिट के ऊपर 2 ऑप्शन हैं, इसका मतलब है 24 स्लॉट है और हर एक के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इन टोटल क्या बनेगा 2⁻24। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 2⁻24। इसमें से कुछ माइनस करेंगे, जीरोस एंड वंस माइनस करेंगे जो अलाउड नहीं है, यानी 2 माइनस करेंगे, इन टोटल 2 माइनस करेंगे, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा वो आपके पास टोटल पॉसिबल होस्ट आईडी होंगे इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। क्लास समझ आ रही है किस तरह से। तो हमने ये कैलकुलेट किया है कि हमारे पास सबसे पहले हमने नेट आईडीज का निकाला, हमें बताया गया था नेट आईडी जो है वो इन टोटल 7 है, 7 बिट का होगा, और 7 बिट के अकॉर्डिंगली इसका मतलब है मेरे पास इस तरह से 7 स्लॉट है और हर जगह पे मैं यहाँ 0 लिख सकती हूँ या 1 लिख सकती हूँ, यानी हर स्लॉट के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। इन टोटल जब मैंने निकाला तो ये इट्स लाइक 2 into 2 into 2 into up to 7, ठीक है, दैट मींस 2⁻7। अब इसमें से ये वाली एक चीज अलाउड नहीं थी मुझे सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर से, इसलिए मैंने इसमें से -1 कर लिया, जो कि मेरे पास फिगर आई 127, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट वाली चीज देखूं तो मेरे पास कितने होस्ट आईडी एग्जिस्ट करते हैं,
तो होस्ट आईडी मेरे पास है 24 बिट का, तो जैसे यहाँ पर 7 बिट का था तो मैंने 2⁻7 लिखा, इसी तरह से यहाँ पे अगर 24 बिट का तो ये बन जाएगा 2⁻24। अब मैंने देखा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी ऑल जीरोस होंगे और वंस वाली चीज है वो अलाउड नहीं है, यानी 2 माइनस इसमें से हमें करना पड़ेगा। तो ये 2 हमने इसमें से माइनस कर दिया, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो फिगर आएगी वो आपको अंदाजा होगा कुछ बहुत बड़ी सी फिगर आएगी। अब इन टोटल क्लास ए के आईपी किस तरह से निकलेंगे, क्लास ए के अगर आप आईपी निकालते हैं, आईपी काउंट निकालते हैं, तो वो आपके पास आएगा, आपका जो फर्स्ट वन है वो नेट आईडी की टोटल बिट्स यानी पॉसिबल ऑप्शन एंड देन होस्ट आईडी की पॉसिबल ऑप्शन। तो आपके पास यहाँ पर तो आपने फिगर निकाली थी 127 है, इस 127 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2⁻24 - 2 के साथ, और इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्लास ए के टोटल पॉसिबल आईपी होंगे। ठीक है जी, क्लास समझ आती है किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ से जो चीज हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्लास ए के टोटल पॉसिबल आईपी होंगे। लेट्स से हम उसे कह लेते हैं एक्स ए है ये। ठीक है, बाद में हम देखेंगे क्या फिगर बन रही है, अभी तो बस हम ऐसे ही कैलकुलेट करें। तो आप मुझे गिवन डेटा के बेसिस पर मुझे बताएं कि क्लास बी का इसी तरह से एक एक्सप्रेशन बता दें, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है। तो जरा कैलकुलेट करें क्लास बी के लिए और मुझे बताएं क्या सिनेरियो बन रहा है। एक चीज ध्यान में रखनी है, क्लास बी में नेट आईडी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन होस्ट आईडी पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, होस्ट आईडी पे ये वाली रिस्ट्रिक्शन है, इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलें गुड, चलें एक बार सॉल्व करें, फिर मैं आपसे पूछती हूँ क्या ओवरऑल आंसर आ रहा है। तो जैसा अभी सॉल्व हुआ है बिल्कुल इसका ही एक रेप्लिका हमें जनरेट करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है इसके बाद। डन गुड, ये क्लास आ रही है। पहले देखें क्लास बी का क्या सिनेरियो है। तो अगर आप क्लास बी के अगेंस्ट देखें, क्लास बी के अगेंस्ट में बिल्कुल आईपी किस तरह से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले आएगी आपके पास आपकी होस्ट आईडी की टोटल पॉसिबल ऑप्शन, या अगर हम पहले देखें तो पहले नेट आईडी लिखा जाता है, पहले आएगी आपके पास नेट आईडी की और पॉसिबल ऑप्शन, एंड देन आएंगी आपके पास होस्ट आईडी, एंड देन आप उनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई टू कैलकुलेट ओवरऑल आंसर। तो अगर हम देख लें नेट आईडी किस तरह से कैलकुलेट होगा, तो नेट आईडी की अगर आप यहाँ पर टोटल पॉसिबल बिट्स देखें तो वो कितनी है, 14 है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास 2⁻14। ठीक है, ये समझ आती है ना किस तरह से हो रहा है 2⁻14। इसका मतलब ये है कि 14 स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 0 और 1 दो ऑप्शन है। इन टोटल 2⁻14 ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 4 के लिए करके दिखा दूं तो मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी। ये मेरे पास 4 स्लॉट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास 0 और 1 अलाउड है, क्योंकि बाइनरी में से दो ही नंबर होते हैं, 0 या 1। यहाँ पर भी 0 1, यहाँ पर भी 0 1 और यहाँ पर भी 0 1। हर स्लॉट के लिए सिर्फ दो पॉसिबल ऑप्शन है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये इन टोटली मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा आपके पास 2⁻4 और इसको फिर आप कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से मैंने 2⁻14 लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं होस्ट आईडी की, तो होस्ट आईडी मेरे पास कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो होस्ट आईडी है मेरे पास 16 बिट का। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2⁻16। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट ये देखना है कि क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो क्लास कोई रिस्ट्रिक्शन थी? बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जब भी आपके पास ऑल जीरोस होंगे और ऑल वंस होंगे तो ये अलाउड नहीं है, यानी कि टोटल दो ऐसी स्ट्रिंग्स है जो आपको अलाउड नहीं है, जो आपने इसमें से माइनस कर दी। ठीक है, यानी अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिख दूं तो ये बन जाएगा 2⁻14 इंटू 2⁻16 - 2। इसका जो भी आंसर आएगा वो क्लास बी के आंसर है। लेट्स से मैं इसे कह देती हूँ ये है मेरे पास एक्स बी। ठीक है, चलें एक्स सी निकालें। डेटा मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने मुझे बताना है एक्स सी क्या होगा और क्लास सी कितनी पॉसिबल ऑप्शन है। बेटा ये रिस्ट्रिक्शन ही है ना कि आपके पास ये वाली दो चीज अलाउड नहीं है, और ये सभी क्लासेस में है होस्ट आईडी के ऊपर।
ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ होस्ट आईडी पर है और ये सभी होस्ट आईडीज पर है, ठीक है, वो चाहे ए क्लास का है, बी क्लास का है या सी क्लास का है। नेट आईडी में सिर्फ और सिर्फ क्लास ए की रिस्ट्रिक्शन थी, बाकी किसी में नहीं। और ये सारा का सारा उस पैराग्राफ में लिखा हुआ जो मैंने आपको दिखाया। क्लास ए में सिर्फ 1 के लिए रिस्ट्रिक्शन। जी क्लास बताएं, क्लास सी का किस तरह से बनेगा? वेरी गुड जी। और कोई बताना चाहे? जी क्लास, अगर आप यहाँ पर देखें क्लास सी के लिए तो आपके पास नेट आईडी है 21 बिट का और होस्ट आईडी है आपके पास 8 बिट का। क्लास सी के अगेंस्ट भी बिल्कुल उसी तरह से निकलेगा, आईपी काउंट निकलेगा नेट आईडी इनटू होस्ट आईडी, और आपने पॉसिबिलिटीज काउंट करनी है नेट आईडी और होस्ट आईडी के लिए। नेट आईडी के लिए अगर हम देख लें तो आपके पास बिट्स हैं 21, तो ये आपके पास बन जाएगा 2⁻21, ठीक है। और अगर हम होस्ट आईडी के लिए देख लें तो होस्ट आईडी के लिए हमारे पास टोटल पॉसिबल ऑप्शन है 8 बिट्स, तो ये बन जाएगा 2⁸8 और 2 वो माइनस करनी है जो रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है। तो अगर हम इन टोटल देख लें तो ये बन जाएगा 2⁻21 इंटू 2⁸8 - 2, ठीक है। तो अगर हम इसे कहें XC तो ये हमारा XC है। और इन टोटल कितने पॉसिबल आईपी एग्जिस्ट करते हैं? इन टोटल पॉसिबल आईपी जो है वो आपका जो भी XA का काउंट आएगा, जो भी XB का काउंट आएगा और XC का काउंट आएगा, तो आप उनको ऐड कर लेंगे और आपके पास एक फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो वो फिगर दिखा रही है कि इतने IPv4 एग्जिस्ट करते हैं, 4 बिट वाले आईपी इतने एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आप इसका काउंट निकालेंगे ना तो नो डाउट काउंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन स्टिल हमारे पास जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट को यूज करती हैं वो उससे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप अपना ही करंट सिनेरियो देखें तो हर यूजर के पास एक अपना फोन है, अपना लैपटॉप है और मल्टीपल डिवाइसेस हैं हर घर में, और इसी तरह से पूरी दुनिया में है। तो आपके पास जितने IPv4 बने थे वो इतने नहीं थे कि सभी यूजर्स को वो साइन किए जा सकते थे। और इंटरनेट के ऊपर हर यूजर का IP डिफरेंट होता है, यानी आपका और मेरा IP हम इवन डायरेक्टली कनेक्टेड है तब भी हमारा डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है कि फिर वो IPv4 का जो काउंट बना था, जो फिगर बनी थी, इतनी नहीं थी कि सभी यूजर्स को एंटरटेन कर सकती। इसीलिए IPv6 की तरफ हम आए और IPv6 जो है वो 128 बिट का। तो अगर आप डायरेक्टली अगर सिर्फ और सिर्फ 2⁻128 निकालें तो आप देखेंगे बहुत बड़ी फिगर बनती है। तो इसका मतलब है उतने ज्यादा लोगों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं IPv6 के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 2⁻128 निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी फिगर है, ठीक है। तो IPv4 जो है ये हमारे पास 32 बिट का है और IPv6 जो है ये 128 बिट का है, ठीक है। तो आप अभी अगर अपनी मशीन्स में देखेंगे तो नॉर्मली हमारे दोनों IP असाइन होते हैं, IPv4 भी असाइन होता है और IPv6 भी होता है। शायद अगर यहाँ पर दिख जाए रिस्ट्रिक्शन ना हो तो दिख ही जाए, मेरा नहीं ख्याल होगा दिखाना चाहते हैं तो आप अपने एंड पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास ये बेसिक प्रॉब्लम थी जो हमारी स्पेसिफिकली इस वाली जगह पर रह गई थी। अब जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो इंडक्शन देखनी है। अभी यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो पहले पूछ लो। काउंटिंग समझ आ रही है किस तरह से हम कर रहे हैं? तो काउंटिंग भी हमने बहुत इजी एग्जांपल पे देखी है, कॉम्प्लेक्स भी देखी है। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपने अगर एक बार थिंकिंग पैटर्न डेवलप कर लिया तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि आपने प्रॉब्लम को समझना है, उसको डिकोड करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर हम और एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। तो इंडक्शन हमने देखा था, इंडक्शन भी एक प्रूफ मेथड है, एक प्रूफ करने का एक तरीका है जो आपको हेल्प करता है आपको प्रूफ करने में। प्रूफ जिन स्टेटमेंट्स को हम करते हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि आपके उसके दो पार्ट्स होते हैं। इस तरफ वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये होता है आपके पास एक सीरीज लिखी होती है और इस तरफ लिस्टेड जो चीज होती है वो उसका फॉर्मूला होता है। यानी आप ये एक तरह से प्रूफ कर रहे होते हैं कि ये जो लिस्टेड फॉर्मूला है वो इसी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम प्रूफ जिस मेथड से कर रहे होते हैं वो उस मेथड का नाम है प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने देखा था दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं बेसिस स्टेप और दूसरा स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप।
तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली एग्जांपल तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, ठीक है। और दूसरी जो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम थी ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो एक रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा था सॉल्व करें, अगर आपने नहीं भी सॉल्व की तो मैं अभी आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो पर्टिकुलरली सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि हम ये देख सकें कि किस तरह से इंडक्शन होती है। तो पूरी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, फिर कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से सवाल नोट डाउन कर लेती हूँ, देन आपको फिर जो है स्टार्ट करवाती हूँ इसको सॉल्व करना। तो क्लास अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास चीज लिस्टेड है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें लिस्टेड है पहले की तरह से, इस तरफ आपके पास सीरीज लिस्टेड है और इस तरफ आपका आपका फॉर्मूला लिस्टेड है, ठीक है। अब करना क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है जो मैंने आपको बताया था वो होता है आपके पास बेसिस स्टेप, ठीक है। बेसिस स्टेप में आप कर क्या रहे होते हैं, बेसिस स्टेप में आप ये कर रहे होते हैं कि ये जो सीरीज है ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही होती है, आप वो वाली वैल्यू इस तरफ फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो सीरीज स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल है, यानी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप ये शो करेंगे कि आपके पास P1 जो है वो ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, अगर यहीं पर ये चीज फॉल्स हो जाती है तो हम इंडक्टिव स्टेप की तरफ ही नहीं जाएंगे, ठीक है। और P1 कैसे शो होगा कि वो ट्रू है, इस तरफ से आपने पिक कर लेना अपना पहला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट दैट इज 4, यहां से पर आ जाएगा आपके पास 4, और इस तरफ आपने इस फॉर्मूले के अंदर 1 पुट करना, ठीक है। P1 निकाल रहे हैं तो इसके अंदर आप जब 1 पुट करेंगे तो ये 1, 3 + 5 × 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। ये अगर 4 आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ बेसिस स्टेप करेक्ट है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, घूम गया था मुझे दिख रहा। ओके, अगर आप देखें तो ये बन जाएगा आपके पास 358 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों साइड पे आंसर जो है वो बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि P1 जो है वो ट्रू है। अब P1 ट्रू हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जो है इंडक्टिव स्टेप, ठीक है। ये क्लास दोबारा से रिपीट करती हूँ, बेस स्टेप में करना क्या है। बेस स्टेप बहुत आसान है, बेस स्टेप के अंदर आपने यहाँ से देखना है कि आपका जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर यहाँ 0 लिखा है, 4 लिखा है, 10 लिखा है, जो भी टर्म लिखी हुई है उस टर्म को आपने इस तरफ वाले फॉर्मूले में पुट करना, ठीक है। उसका जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ लिखी हुई पहली टर्म आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो लिस्टेड फॉर्मूला है यही गलत है, ये इसकी पहली टर्म ढूंढ के नहीं निकाल पा रहा, तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। अब हमारे बिल्कुल ठीक आंसर आया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जो है इंडक्टिव स्टेप, ठीक है। तो अगर आप इंडक्टिव स्टेप में देखें, इंडक्टिव स्टेप में क्या करना है, इंडक्टिव स्टेप में हम ये करते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने कहा था कि इंडक्शन इस तरह से प्रूव करती है कि वो कहती है कि अगर आप एक लैडर का फर्स्ट स्टेप चढ़ सकते हैं तो उसके के स्टेप तक भी जा सकते हैं। तो अभी हमने जो पहले काम किया है वो हमने यही किया है कि हम फर्स्ट स्टेप पर चढ़ गए, अब हम के स्टेप की तरफ लीड कर रहे हैं, और इसीलिए हम ये ज्यूम करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉर एनी वेरिएबल के ये ट्रू है, ठीक है। तो ये सारी अजम्पशन लिखने के बाद हम जो चीज करते हैं वो ये लिखते हैं कि हम पी के की फॉर्मेट में अपनी इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। पी के होता क्या है, पी के इन जनरल यही होता है कि जो आपकी इक्वेशन लिस्टेड है इसको आप इन फॉर्म ऑफ के लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपके पास 4 + 9 + 14 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 5 × k - 1 is equals to k × 3 + 5k डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक काम किया है, मेरी जो इक्वेशन लिस्टेड थी इन द फॉर्मेट ऑफ n, उस हर n की जगह मैंने k लिख दिया, ठीक है। और मैंने कहा है जी ये k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू। अब ये सारी मैंने assumption लिखी है जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, स्लाइड में लिखी हुई, वहां से मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है क्लास। तो ये मैंने निकाल लिया है मेरी इक्वेशन पी के। अब वापस है, मैं लेडर के फर्स्ट स्टेप पे थी, मैं के स्टेप तक पहुंच चुकी हूँ, और अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मैं k + 1 स्टेप तक भी जा सकती हूँ,
ठीक है। तो अब यही assumption मैं पी के प्लस वन के लिए ले रही हूँ। तो पी के प्लस वन क्या होगा, पी के प्लस वन होगा कि इस तरफ आप केथ टर्म के बाद, ये अगर आप देखें तो ये आपकी केथ टर्म है, आप केथ टर्म के बाद के प्लस वन टर्म लिखेंगे और इस तरफ आप के की जगह के प्लस वन पुट करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं, निकाल के आपने मुझे बताना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां आपके पास के है, यहाँ पर आपके पास के है और यहाँ पर आपके पास के है, तो अब यहाँ पर भी के प्लस वन लिख लेंगे और यहाँ पर भी आप के प्लस वन लिख लेंगे और इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है। चले बताएं मुझे कि पूरी टर्म क्या बनता है। और इस तरफ वाले सिनेरियो की तरफ हम बाद में आते हैं। सिंपल काम किया है, ये किया है कि के की जगह के प्लस वन पुट किया है। ठीक है। हर के की जगह के प्लस वन पुट किया है। तो इस वाले के की जगह भी के प्लस वन लिख दिया है और इस वाले के की जगह भी के प्लस वन लिख दिया है। बताएं क्या टर्म आ रही है। हाँ, पूरा उसको आप इसको ऐसा करें कि इसको कंप्लीटली सॉल्व कर ले, तो ब्रैकेट्स दो नहीं रहने दें बल्कि कंप्लीट एक एक्सप्रेशन निकाल लें। ठीक है। कंप्लीट मल्टीप्लाई करके एक सिंप्लीफाइड सा एक मुझे बता दें क्या है। चले बेटा आप भी करें, सिंपल मैथमेटिक्स है। चलें गुड, अभी देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ। चलिए आप पहले सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखनी है, फिर मैं इसकी राइट हैंड साइड को एक ही बार में सॉल्व करती हूँ। ठीक है। तो रेज करें अपने हैंड जो लोग कर चुके हैं। चले बाकी सब थोड़ा सा टाइम ले कर लें, फिर हम देखते हैं। तो क्लास अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने राइट हैंड साइड पर के की जगह के प्लस वन पुट कर दिया और अपना उसको सॉल्व कर लेंगे, जो मैं अभी सॉल्व करने वाली हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बाकी सारा का सारा एज इट इज लिख दिया जो ऊपर लिस्टेड था। और अब आप यहाँ पर के प्लस वन वाली टर्म निकालेंगे और वो यहाँ पर लिखेंगे। एक नई टर्म जो कि के प्लस वन वाली टर्म होगी वो आप कैलकुलेट करेंगे और वो यहाँ लिखेंगे। अब वो कैसे निकलेगी उसको निकालना भी मुश्किल नहीं है। ये जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आपने के की जगह के प्लस वन डाल। ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप क्या करें, ये आपके पास के टर्म है 5k माइनस वन, इस के की जगह के प्लस वन पुट करना, तो ये आ जाएगा 5 इंटू के प्लस वन माइनस वन। चलिए कंप्यूट करें और मुझे बताएं के प्लस वन वाली टर्म क्या है। अगर आप इसको देखें तो ये बन जाएगा 5k प्लस 5 माइनस वन। अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 5k प्लस 4। तो ये 5k प्लस 4 आपने यहाँ लिखा। ठीक है। ये आपकी k प्लस वन टर्म है। ठीक है जी क्लास। क्या किया हमने, k प्लस वन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ k प्लस वन निकालने के लिए pk तो बहुत आसान था, जहां जहां k लिखा n लिखा हुआ था वहां हमने k पुट कर दिया था। अब एक्चुअल यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग है, और वो वर्किंग क्या है कि यहाँ पर आपने k प्लस वन टर्म निकालनी है। ठीक है। और वहां पे k प्लस वन के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला। ठीक है। k प्लस वन टर्म निकालने के लिए आपने kth टर्म के अंदर इस k की जगह k प्लस वन पुट किया और उसका आंसर कंप्यूट करके यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास 5k प्लस वो बन रहा था जो कि मेरी k प्लस वन टर्म थी, मैंने यहाँ लिख दी। और अब मुझे रिवाइज करना पड़ा फॉर्मूला, तो मैंने रिवाइज इस तरह से किया, ये है हर k की जगह मैंने k प्लस वन पुट कर दिया और इसको ओवरऑल कंप्यूट कर दिया, फिर यहाँ पे लिखूंगी इसका आंसर क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखने की तरफ चलें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो ये मेरे पास बन जाएगा k प्लस वन एज इट इज और साथ में आ जाएगा 3 प्लस 5k प्लस 5 और इसको मैं मजीद कंप्यूट कर लूंगी।
पास 8 प्लस 5k। अगर आप इसको मजीद सॉल्व कर ले तो आपके पास एक कंप्लीट एक एक्सप्रेशन सॉल्व एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो मैं इस तरफ कर लेती हूँ। ये बन जाएगा आपके पास 8k प्लस 5k स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5k डिवाइड बाय 2, और ये आपके पास बन जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 13k। ठीक है, ये ओवरऑल आंसर करना है। तो मैं इसके नीचे यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि हम इतने सारे में इसके अंदर ना। अब अगर मैं इक्वेशन देखने की तरफ जाऊं तो इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से आई है कि आपके पास इस इक्वेशन, जिसको मैं इक्वेशन 2 कहने जा रही हूँ, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये है जहां पे मैंने k प्लस 1 टर्म लिखी हुई है, और इसकी राइट हैंड साइड ये है जो यहाँ पे नीचे सॉल्व होके एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो ये मेरे पास मेरी इक्वेशन 2 है और ये मेरी इक्वेशन 1 है जो यहाँ पे ऊपर लिस्टेड है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, आखिरी स्टेप है जो हमने करना है, और वो स्टेप ये है कि इस k प्लस 1 के अंदर जो हमने k प्लस 1 टर्म लिखी है, इस k प्लस 1 टर्म को आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे। ठीक है, किस चीज को ऐड करना है? इस न्यू टर्म को जो यहाँ आपने निकाल के लिखी है। आप इन शॉर्ट करने जा रहे हैं ऐड 5k प्लस 4 in both side of equation 1, और इक्वेशन 1 एक्चुअली में ये वाली है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं इसको जल्दी से लिख लेती हूँ ताकि आप इसको फिर बाद में सॉल्व कर सकें। तो ये आपके पास बन जाएगा 5k माइनस 1 जो कि ऑलरेडी गिवन था, और इसके बाद ये जो नई टर्म ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी वाली साइड पर भी आप यही करेंगे जो कि है k इंटू 3 प्लस 5k। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वाले से एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक चीज दोनों साइड पे ऐड करें या दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करें तो कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही। चले, अब आपने क्या करना है, आपने अगर आप इस इक्वेशन को देखने की तरफ जाएं तो ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एग्जैक्टली एज इक्वेशन 2 बन चुकी है। ठीक है, ये एग्जैक्टली एज इक्वेशन 2 है अगर आप इस इक्वेशन के साथ इसको मैच करें। अब हमें ये करना है कि जो इसकी राइट हैंड साइड है वो भी इक्वेशन 2 के बराबर आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करें और इसको राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 लेकर आए। तो मैं इसको क्विकली सॉल्व करते जाती हूँ ताकि आप भी देखते रहें। तो इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले k एज इट इज आ जाएगा, ये 3 प्लस 5k भी एज इट इज आ जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू 5k प्लस 4 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 3k प्लस 5k स्क्वायर प्लस 2 5 10k प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आना चाहिए कि ये बन रहा है आपके पास 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एग्जैक्टली एज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 है। ठीक है, यही आंसर हमारे पास तब आ रहा था और अभी यही आंसर आ रहा है, ये आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 के बराबर है, और यहीं पर हमारी इंडक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो स्टेप्स एक ही जैसे हैं, रेप्लिकेशन है हर स्टेप के अंदर, यानी अगर आप इसी तरह से किसी भी और सवाल को सॉल्व करते हैं तो यही स्टेप्स को आपने दोबारा दोबारा दोहराना है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये बताना चाहिए स्टेप्स हैं क्या जिनको आपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद एक और सवाल सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक और फिर बस। तो क्लास कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से देखें तो हमने सबसे पहला स्टेप सॉल्व करना है जो कि है बेसिस स्टेप। आपके पास जहां से इक्वेशन स्टार्ट हो रही होगी आपने वो वाली जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1 है, आपने इस 1 को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है
और इसका आंसर ये वाली पहली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि आपका बेसिस स्टेप ट्रू हो गया है और अब आप इंडक्टिव स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर बेस ही फॉल्स आ जाएगी तो आप यहीं पर कह देंगे कि क्योंकि बेसिस स्टेप फॉल्स है तो आप इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकते लेकिन ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अगर हम नेक्स्ट चले तो पहला स्टेप है जो कहलाता है इंडक्टिव स्टेप। हमने देखा है इंडक्टिव स्टेप क्या है। इंडक्टिव स्टेप ये है कि जहां जहां n लिखा हुआ था वहां हमने सिंपली k लिख दिया है, इसके अलावा कोई हमने चेंज नहीं किया। फिर आपने पी के प्लस वन वाली इक्वेशन लिखी है। पी के प्लस वन वाली किस तरह से इक्वेशन बनी है, जहां तक आपने के तक वहां वैसे ही लिख दिया और अगली के प्लस वन वाली टर्म निकाली। कैसे, इस के की जगह के प्लस वन पुट करके, तो आपके पास ये टर्म बनी, आपने यहाँ लिख दी। और इसी तरह से इस वाली साइड पर जो कि राइट हैंड साइड है, जहां जहां के था वहां के प्लस वन पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप चाहते तो इसको इस तरह के फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, लेकिन दूसरे वाले को भी आपको फैक्टराइज करना पड़ता जो कि शायद मुश्किल हो जाता, इसीलिए हमने इसको सिंप्लीफाइड ही कर लिया। आप चाहते तो इसको इवन फैक्टर्स में रहने देते, कोई इसमें मसला नहीं था। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया और हमने इसको कह दिया इक्वेशन 2। अब आपने क्या किया, ये जो आपने के प्लस वन वाली टर्म फाइंड की थी, इस के प्लस वन वाली टर्म को आपने इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे ऐड किया और दोनों साइड पे ऐड करने के बाद अब जो आपका आंसर आना चाहिए इक्वेशन 1 का, वो एग्जैक्टली एज इक्वेशन 2 होना चाहिए। उसकी दोनों साइड इक्वेशन 2 के बराबर होनी चाहिए। जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड तो एग्जैक्टली एज इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व करना था, इसकी राइट हैंड साइड पर वो भी राइट जो बिल्कुल इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए थी। तो इसको हमने वही सिंप्लीफाई करने की तरफ गए और ये आपको दिख रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली एज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 है। अगर हम तब उसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करते तो हमें इस पॉइंट पर इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ती ताकि दोनों के फैक्टर सेम हो जाए। मुश्किल हो जाता था हमने सिंपल हल निकाल के। ठीक है, चलिए जी एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल है आपके पास, ये वाला सवाल मैं लिख लेती हूँ और आप मुझे बेस सॉल्व करके देंगे इसका बेसिस स्टेप कि करेक्ट है या नहीं। आपको भी बेसिस स्टेप दिखाती हूँ। तो ये इक्वेशन है क्लास, आपके सामने भी विजिबल है, तब तक मैं भी व्हाइट बोर्ड पे लिख लेती हूँ। तो ये है 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 raised to power n is equals to 2 raised to power n plus 1 minus 1 whereas n is greater than equals to 0। ठीक है जी क्लास, तो अब आपको दिख रहा है कि क्या किस वैल्यू को आपने पुट करना है टू शो कि आपके पास बेसिस स्टेप करेक्ट है। किसको पुट करेंगे क्लास? वेरी गुड, चले करें पुट। हम ये शो करेंगे कि P of 0 is true। अगर आप ये शो करना चाहते हैं तो इस तरफ आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, और इस तरफ आपका पहली टर्म आंसर आनी चाहिए, यानी इसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो इट्स लाइक 2 raised to power 0 plus 1 minus 1। ठीक है, मैंने इस जगह पर 0 पुट किया। फिर जब बनेंगे तो ये 2 raised to power 1 बन जाएगा, -1 2 raised to power 1 होता है 2, इसमें से -1 करेंगे तो ये आपके पास 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ट्रू हो गया है। ठीक है, तो आपके पास P0 is ट्रू है और अब आप मूव कर जाएंगे आपके इंडक्टिव स्टेप की तरफ। ठीक है जी क्लास, यहाँ तक समझ आती है किस तरह से चीजें चली हैं? चलिए इंडक्टिव स्टेप की तरफ। अगर हम अब इंडक्टिव स्टेप की तरफ चलें तो इंडक्टिव स्टेप में सबसे पहले आपने लिखना है PK और फिर आपने लिखना है PK + 1। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ और आप मुझे बताएं कि PK क्या बनेगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं उनको दिख रही है, आपको नहीं दिखा सकते इस तरह से। आप अभी फिलहाल जो मैं लिख रही हूँ उस पर गुजारा करें। ठीक है जी क्लास, यही इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। चलिए अब आप मुझे निकाल के बताएं PK + 1 वाली इक्वेशन। तो मैं आपका चेक करूंगी कि सब लोगों का कि क्या आप कैलकुलेट कर रहे हैं आपके नोटबुक्स के ऊपर।
ये एक आप मेरे साथ सॉल्व कर लें तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी कि इंडक्शन कैसे अप्लाई होती है। तो जो चीजें एग्जैक्टली हैं वो मैं लिख रही हूँ, बाकी फिर आप सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले आप k+1 टर्म निकालें। जी क्लास क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? जी और को बताना चाहे क्या लिखा जाएगा बेटा? अगर आप यहाँ देखें तो k की जगह k+1 पुट करना था तो ये ऑब्वियसली 2k+1 ही बन जाता। सॉल्व करने के लिए कुछ था नहीं तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। चले अब मुझे ये बताइए यहाँ क्या लिखा जाए? तो ये बन जाएगा k+1+1 जो कि इन शॉर्ट बन जाएगा k+2। इस k की जगह आपने k+1 पुट किया और ये +1 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2k+2 -1। ये इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 है। चलिए जी बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या है? चलिए क्लास इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा मैंने। बिल्कुल, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने k+1 वाली टर्म लिखी है इसको हम इक्वेशन 1 की दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। ऐसा ही करेंगे ना? चलो फिर करें आप भी, मैं भी करती हूँ। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास। तो मैंने इस तरफ वो k+1 वाली टर्म लिख दी है, इस तरफ ये सारी चीज एज इट इज और साथ में वो k+1 वाली टर्म। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे आपने लगानी है अपनी सारी सीखी हुई मैथमेटिक्स और इसको बनाना है 2k+2। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में 2k+2 -1 है। यहाँ से हम सीखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि पावर्स के साथ डील करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी मैच हो गई है, राइट हैंड साइड मैच करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से है कि 2k+1 है और साथ में 2k+1 है। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 × 2k+1 दो 2k+1 है, या फिर अगर आप इन शॉर्ट कर दे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4k+1, द सिंपलेस्ट वन जो आपको समझ में हो ऐसे ही। तो अगर आप देखें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आ गया मेरे पास 4k+1। ठीक है, और साथ में -1 एज इट इज। ठीक है, लेकिन ये मेरी रिक्वायर्ड चीज नहीं है। मेरी रिक्वायर्ड चीज है 2k+2। अभी k+2 कैसे बनेगा? तो अगर आप देखें तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस 4 को जो है ना वो ब्रेक डाउन करने की तरफ जा रही हूँ। 4 को मैं कैसे ब्रेक डाउन कर रही हूँ? 4 को ब्रेक डाउन कर रही हूँ मैं 2 × 2k+1 के फॉर्मेट में। ब्रेक डाउन किया जा सकता है, 2 × 2 वापस होकर 4 बन जाएगा। तो मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा। ब्रेक डाउन करने का रीजन भी मैं भी समझाती हूँ। तो ये -1 एज इट इज और मैंने 4 को ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे पावर देखें तो इस 2 की पावर 1 है और इस 2 की पावर k+1 है। ठीक है, अब अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। बिल्कुल यही करेंगे आप। ये बन जाएगा 2⁻1 +k+1 -1 और ये आपके पास इन शॉर्ट बन जाएगा 2k+2 -1 दैट इज एग्जैक्टली एट राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, ये स्टेप्स मैं दोबारा दोहरा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो बना था कि हमारे पास बन गया 2k+1 -1 + 2k+1। तो इन दोनों 2k+1 को जब मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास बन गया 4k+1। 2 और 2 ऐड हो गए 4 बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, ये 4k+1 -1 था, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड आंसर था वो k+2 था। अभी k+2 किस तरह से बना?
मैंने 4 को किया ब्रेक डाउन, 4 को ब्रेक डाउन इस तरह से किया कि एक बन गया 2 रेस्ट पावर 1 और दूसरा बन गया 2 रेस्ट पावर k प्लस 1। इनको आप वापस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 4 रेस्ट पावर k प्लस 1 ही बनेगा। अब दोनों पावर्स जो हैं दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बिल्कुल वही किया हमने उनको उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जो कि आपके पास k प्लस 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर की तरफ तरह बन गया। समझ आइए? एक क्लास तो आप सॉल्व करते हैं और बस यहीं पर आज हम एंड करेंगे। ये भी इंडक्शन का ही है, बहुत सारे सवाल करवाने का रीजन ये है ताकि आप क्लास में ही सीख सकें कि किस तरह से हम इंडक्शन को सॉल्व करते हैं और आप आपकी ग्रिप हो जाए। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ना ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में और अगर आप देखें समेशन के फॉर्मेट में, क्या सिर्फ फर्क यहीं पर है, बाकी सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सिमिलर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ k लिख लूं ताकि मुझे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये मेरे पास इक्वेशन है a प्लस, इक्वेशन है मेरे पास a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए आर एन इज इक्वल टू ए आर एन प्लस 1 माइनस a डिवाइडेड बाय r माइनस 1। और यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो n स्टार्ट हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, ये मैंने यहाँ से राइट आउट किया। और बाकी मैंने इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ n लिख दिया है, जहां जहां k लिखा हुआ था ना वहां मैंने सिंपली n लिखा है, इसके अलावा मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैं नॉर्मली इस तरह के फॉर्मेट में आपको सवाल नहीं दूंगी, मैं आपको इसी फॉर्मेट में सवाल दूंगी, ठीक है? तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन मेरे सामने है, मैं इक्वेशन को व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ और फिर हम आप मुझे बताइएगा क्या इसका बेसिस स्टेप करेक्ट है। अगर बेसिस करेक्ट होगा तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। तो इक्वेशन है मेरे पास a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए आर एन इज इक्वल्स टू ए आर एन प्लस 1 माइनस a डिवाइडेड बाय r माइनस 1 और मेरे पास n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। जी क्लास चेक करें बेसिस स्टेप किस तरह से आ रहा है, ट्रू आ रहा है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, चले आप चेक कर लें फिर हम आपसे पूछते हैं। तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, साथ में आप भी सॉल्व कर लें, फिर आप मुझे बताएं क्या आंसर है। ये क्लास ऐसे ही होगा आपके पास। अब क्या किया है, सिंपली जहां जहां n था वहां 0 पुट किया है, तो ये आपके पास बन गया, यहाँ पर 0 आ गया, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1 ही होता है, यानी r की पावर 1 r ही रहेगा। अब हमने क्या किया, ऊपर वाली साइड से a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद ऊपर भी आपके पास r प्लस 1 बच गया, नीचे भी r प्लस 1 बच गया, सॉरी माइनस 1 बच गया। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपके पास वापस a बच गया जो कि रिक्वायर्ड आना चाहिए था। P0 जो है यानी बेस स्टेप हमारा ट्रू हो गया। इंडक्टिव की तरफ चलेंगे, तो चलें इंडक्टिव स्टेप में आप लिखें और साथ में ही मैं लिखती हूँ। ठीक है जी क्लास, तो ये मेरे पास बन जाएगा मेरा पी के, सिंपल कुछ भी नहीं है, एन की जगह के लिखा है, ठीक है? चलें के प्लस 1 आपने मुझे कैलकुलेट करके देना है। चलें स्टूडेंट्स हरी अप। तो पहले सबसे पहले मुझे बताएं के प्लस 1 वाली टर्म क्या है और फिर दूसरी वाली साइड की बात करते हैं।
मैं जब तक इक्वेशन लिख रही हूँ तो फिर मैं आप में से किसी से पूछती हूँ क्या टर्म आ रही है। जी क्लास बताएं क्या बन रही है आर के प्लस वन टर्म, कौन बताएगा? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए, क्या होना चाहिए? होना चाहिए इस के की जगह के प्लस वन, तो आपके पास बन जाएगा ए आर के प्लस वन, ऐसे ही ये टर्म बनेगी ना। इस के की जगह के प्लस वन पुट करें तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये आपकी टर्म आ जाएगी। लेकिन अगर ये कुछ बड़ी सी फिगर लिखी होगी तो के की जगह के प्लस वन डालेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए यहाँ क्या लिखा जाएगा? तो ये बन जाएगा ए आर के प्लस वन, जो कि बन जाएगा ए आर के प्लस टू। मैं ये समझती हूँ कि अब आपको चीजें समझ आ गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा मिनिमल स्टेप के अंदर उसको सॉल्व करने की तरफ जा रही हूँ। अगला स्टेप बताएं क्लास क्या होगा? तो इक्वेशन वन में क्या ऐड करेंगे क्लास? बिल्कुल, ए आर के प्लस वन को हम इक्वेशन वन के अंदर ऐड करेंगे। चलें आप ऐड करें फिर मुझे बताएं। चलेंगे क्लास बताएं क्या आंसर निकल रहा है, और ये सबसे पहले आप ही ने मुझे बताना है। चलिए स्टूडेंट्स आइए, तो मैं भी ऐड करने लगी हूँ, तो फिर हम देखते हैं क्या किस तरह से कंप्यूट होगा। तो ये आ जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस ए आर के प्लस वन। ये साइड बराबर होगी क्वेश्चन टू के लेफ्ट हैंड साइड के। अब दूसरी साइड बराबर करनी है, तो मेरे पास है ए आर के प्लस वन माइनस ए आर माइनस वन, इक्वेशन वन लिख रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, प्लस ए आर के प्लस वन। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर मैच करने की कोशिश करनी है। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। आपका पहले होगा वो, तो इसी तरफ सॉल्व करने के लिए बन जाएगा आपके पास ए आर, बन जाएगा ए आर के प्लस वन माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। और जब आप इसको एलसीएम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा प्लस ए आर के प्लस वन और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा ए आर के प्लस वन माइनस ए प्लस ए आर के प्लस वन डॉट आर, ऐसे बन जाएगा। ये बन जाएगा ए आर के प्लस वन और ये साथ में आर से मल्टीप्लाई होगा तो डॉट आर, और साथ में माइनस ए आर के प्लस वन और डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। जी क्लास बताएं इसके बाद क्या स्टेप होगा? जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीजें हैं विद ऑपोजिट साइन, तो ए आर के प्लस वन है और ए आर के प्लस वन विद नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो चीज बाकी बची है वो है ए आर के प्लस वन डॉट आर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ऐसा ही है। अगर आप यहाँ देखें तो इस r की पावर वन है, इस r की पावर k प्लस वन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। तो ये आ जाएगा ए आर के प्लस वन डेट इज k प्लस टू
-a divided by r minus 1 exactly as right hand side of equation 2। और यहीं पर आपकी जो इंडक्शन है वो सॉल्व हो गई।